हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। ये क्लास 11 के लिए है और ओलंपियाड लेवल्स के लिए भी है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फोर्स के अंदर ही आता है। ये एक फोर्स ही होता है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। तो इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन ही है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे इस तरफ फोर्स है तो उसके अपोजिट में अपोज में लगेगा फ्रिक्शन। अभी लगता क्यों है, चलो इसके पीछे का माइक्रोस्कोपिक लेवल तक समझते हैं। तो आई एम शुभम और जो आज ये वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं होता है। जैसे कोई भी सरफेस आपको प्लेन दिख रहा है तो बिल्कुल भी प्लेन नहीं होगा, थोड़ा खुरदरा सा, थोड़ा रफ होगा और जिसके अंदर अलग अलग से स्ट्रक्चर्स होंगे जो ऊपर नीचे होंगे। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है, और आपको लग रहा होगा कि जैसे मान लो ये डस्टर है, इसको एज इट इज इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो फिर इसके अंदर आपको लग रहा है कि कोई गैप नहीं है, पर इसके अंदर काफी गैप्स होते हैं। ये सारे जितने भी सरफेस हैं वो सारे नहीं टिके होते हैं, कुछ ही पॉइंट्स पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्हें बोलते हैं कोल्ड वेल्ड। ठीक है। और इधर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं और जब बोन्स को तोड़ते हैं तो फिर वो अपोज करते हैं बोन्स को टूटने से और एनर्जी वेस्ट होती है। और आप वैसे भी लॉजिकली भी पढ़े या लॉजिकली भी देखें तो अगर मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको उस तरफ मूव करना है तो फिर इससे पार लेके जाने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, वही फ्रिक्शन के अंदर होती है। अब जो फ्रिक्शन है उसके इस वीडियो के अंदर मैं दो पार्ट एक्सप्लेन करूंगा काफी अच्छे से विद क्वेश्चन। एक स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक। स्टैटिक कब लगता है, चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो 5 kg, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये नहीं रुका, आगे चल गया, ये स्टैटिक में नहीं है। मान लो इसके ऊपर फोर्स लगाया हमने 1 न्यूटन, रेस्ट पे है, फिर लगाया सेम मास है वह 2 न्यूटन, रेस्ट पे है। उसके बाद में लगाया मान लो 7 न्यूटन। पर ये बता दिया क्वेश्चन ने कि 7 न्यूटन के बाद में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब 7 न्यूटन तक वो स्टैटिक मोशन के अंदर है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। अब आपको जैसे पता दिख रहा है इधर कि ये रेस्ट में है तो इधर से 1 न्यूटन, इधर से 2 न्यूटन, इधर 7 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन रेस्टेड बॉडीज और बॉडीज विच आर ऑन रेस्ट। तो फिर ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। जैसे 1 न्यूटन इधर से लगाया तो 1 न्यूटन अपोज में भी लग रहा है, 2 न्यूटन इधर से लगाया 2 न्यूटन अपोज में लग रहा है, और फिर ऐसे ही होता है। तो ये सेल्फ एडजस्टेबल है। पर जो फॉर्मूला होता है वो मैक्स के लिए होता है। 7 न्यूटन के बाद में वो चल पड़ेगा, जस्ट स्टार्ट टू मूव। तो फिर एफ लिमिटिंग, एफ मैक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू और उसके बाद में एन, म्यू और नॉर्मल। जो म्यू होता है इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में गिवन होता है और हर सरफेस के ऊपर ये डिपेंड करता है अगर स्मूथ है या फिर रफ है। और एन नॉर्मल फोर्स आपको पता ही होगा, इसके तर नीचे mg और ऊपर n, तो n इज इक्वल टू mg इस कंडीशन में, मतलब
mg के अपोजिट में जो लगता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। और एक चीज मैं आपको सोचने के लिए देता हूं, आप सोचो, अगर मान लो तो रफ सरफेस के अंदर तो काफी ज्यादा हो गई, और आप अगर एक रफ और एक स्मूथ कर दें तो कम हो जाएगा। पर ये तो आपको सबको पता है, पर अब ये बात है कि अगर दोनों ही बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल स्मूथ, तो फ्रिक्शन कैसा होगा? तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कांटेक्ट है वो पूरा ही कांटेक्ट हो गया है, तो फिर अब निकालना काफी मुश्किल हो गया है। जैसे आपने कभी देखा हो, तो फिर अगर ब्लेड्स को आपस में ऐसे चिपका देते हैं तो उन्हें निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो फिर उधर यूएस की पावर काफी ज्यादा है, यूएस की वैल्यू काफी बड़ी है। आपको समझ में आ गया? अब इसके अंदर मान लेते हैं यूएस की वैल्यू है 1.5, 0.5। अब निकालते हैं इसके अंदर फोर्स कितना लग रहा है। पहले ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है वो देखते हैं। इधर 0.5 है, ये ऐसे एग्जांपल है, आप देखते हैं इसकी एक्चुअल में मैक्स कितनी होगी। तो 0.5 इंटू में अब ये 550, तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा 50 mg। इधर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो फिर ये 25 न्यूटन तक ये रेस्ट पर रहेगा, पर बाद में मूव कर जाएगा। तो फिर इतना समझ में आ गया आपको? और अब पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काफी कम वैल्यू होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने कभी देखा हो तो एक कार है, उसको अगर सबसे पहले मोशन में लेके आने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू जब वो ऑलरेडी मोशन में आ जाती है। एक बार शुरू में धक्का ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बाद में एक जब मोशन में आ जाती है उसके बाद में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। तो फिर काइनेटिक जो फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू सेम अगर मास है तो उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यूके, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड में नॉर्मल। सारे न्यूमेरिकल मैं आपको साथ में बताऊंगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो फिर ये होता है इसका फॉर्मूला। ये तभी अप्लाई होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे हो, रेस्ट पे ना हो, एक मोशन के साथ में मूव कर रहा हो, एक वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं ये 5 kg 6 kg मान लेते हैं, 6 kg, और यूएस स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 और यूके काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4। 1 न्यूटन, 7 न्यूटन, 29 न्यूटन। अब इन सब कंडीशंस के अंदर फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको एक बताता हूं, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता, वो कांस्टेंट लगता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले इसकी मैक्सिमम देखते हैं। ठीक है, FL इज इक्वल टू 0.5 गिवन है, 0.5 नीचे लग रहा है 60, ऊपर भी लगेगा 60 mg। ठीक है, इनटू में 60, 30 न्यूटन मैक्स लग सकते हैं। तो फिर इसका मतलब जितने भी ये सारे हैं उसके ऊपर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा होगा। ये ठीक है, और अब एक कुछ अलग लेते हैं। मान लेते हैं 31 न्यूटन लगा दिया, इसका मतलब वो मोशन में आ जाएगा। तो फिर अब देखते हैं कैसे होगा। अब इधर लगे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उसकी क्या वैल्यू है 0.4। फॉर्मूला लगाते हैं।
इधर भी नॉर्मल 60, इधर 24 न्यूटन आ गया। अब तो फिर इधर 24 न्यूटन लग रहा है, तो फिर एफ नेट इधर के मैं रेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। एफ नेट इज इक्वल टू 31 माइनस 24 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 7 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाय एम नेट, मतलब नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। तो इधर 7/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। अब आपको समझ में आ गया हो, आई होप। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वैरायटी के और। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर आप ध्यान से समझिए कि अब कैसे होगा। तो अब लेट्स गो। अब जैसे अब हमने हॉरिजॉन्टल का तो कर लिया, अब देखते हैं अगर डिग्री के अंदर सीधा फोर्स ऐसे ना लग रहा हो। मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ठीक है। यूएस की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट की वैल्यू 0.8 और यूके की वैल्यू 0.5। अब इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसका जो थीटा है वो मान लेते हैं 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये पूछा हमसे कि फोर्स बताओ, ये जस्ट स्टार्ट टू मूव, तो जस्ट स्टार्ट टू मूव के अंदर क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फिर हम इसका स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट होंगे एफ साइन, पहले मैं आपको सारे वेरिएबल से कर रहा हूं ताकि फिर एक फॉर्मूला भी बन जाए। एफ साइन, एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। एफ साइन जो थीटा है वो नॉर्मल के एडिशन में, नॉर्मल इधर एम जी, तो ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस में एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्योंकि अभी तक ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ आगे या पीछे जाएगा, जस्ट स्टार्ट टू मूव वो भी। तो फिर ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब जस्ट स्टार्ट टू मूव है तो एफ एल इज इक्वल टू 0.8, इधर हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यूएस टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमने क्या निकाल दिया कि इसका जो फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा। अब हमें पता है कि इसको जस्ट स्टार्ट टू मूव करवाना है, तो ये जो इक्वल होना चाहिए वो होना चाहिए एफ कोस थीटा के, एफ कोस थीटा के इक्वल पुट कर देंगे। तो एफ कोस थीटा इज इक्वल टू यूएस एम जी माइनस यूएस एफ साइन थीटा। अब इधर जाएगा तो एफ कोस थीटा प्लस यूएस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू यूएस एम जी। इधर एफ कॉमन लेके कोस थीटा प्लस में यूएस साइन थीटा इज इक्वल टू यूएस एम जी। तो एफ इज इक्वल टू यूएस एम जी बाय कोस थीटा प्लस में यूएस साइन थीटा। अब इधर वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप सीधा न्यूमेरिकल करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, मैंने सारे वेरिएबल लेके किए तो आप कर सकते हैं, या फिर आप पहले ही कर लेना। तो फिर थीटा में 60 डिग्री की बने, यूएस 0.8 mg 100
60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस में यूएस 0.8 टाइम्स साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसको लिख सकते हैं 8/10 तो इधर का मैं रेस कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 × 10/1/2 प्लस में 2√3/5 ये ऐसा आया, देखो इधर 8/10 × √3/2 242/5, ठीक है आ जाएगा। फिर ये इधर मैंने इधर लिख दिया और अब इधर एलसीएम लिया और 5 4√3 और ये ऊपर 80 उधर जाएगा 800/5 प्लस 4√3। अब इसके अंदर रैशनलाइजेशन कर सकते हैं या फिर अगर सीधा आंसर ऐसे है तो ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। और अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि इस टाइप से कुछ हो तो ये अपना मार्कर ये अब थोड़ा लाइट चल रहा है तो दूसरा ले लेते हैं गाइस। तो फिर अब तो अब इसका मान लेते हैं 20 kg मान लिया और इस तरफ हमने फोर्स लगाया, ये 30 डिग्री, इस पर यूएस है 0.1 और यूके है 0.01, ठीक है। तो अब ये 30 डिग्री के अंदर कर लिया और अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को तो ऐसे फोर्स लगाएं तो उसे मूव कराने के लिए उसी एक्सेलरेशन से ज्यादा फोर्स लगेगा या ऐसे करने में, ऑब्वियसली ऐसे, और फ्रिक्शन भी ऐसे ऊपर करने में कम होगा और इसके अंदर ज्यादा होगा क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो mg को सपोर्ट करेगा। तो फिर आप सोच रहे हो इधर ऐसे करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अब ये इसका हेड है, टेल तो पीछे है ना, तो फिर इसका एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर ये था 30 डिग्री तो ये हो गया 30 डिग्री। अब ये इसका टेल मान लिया हमने इधर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ये एफ साइन 30 और उधर एफ कोस 30, ठीक है। तो फिर इधर मैं सीधा इंटीग्रल वैल्यू से करूंगा क्योंकि उससे हार्ड होगा। तो फिर इधर नॉर्मल, इधर mg बराबर 20 × 10, इधर g के लिए हम 10 ले रहे हैं, आसान हो जाए 200 न्यूटन, ठीक है। तो अब इधर पहले हम निकालेंगे, इधर भी जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि जस्ट स्टार्ट टू मूव, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो FL इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट कोएफिशिएंट 0.1 इंटू में नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पहले इधर देखें, नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन 30 की इधर प्लस में हो रहा है mg के, mg प्लस में एफ साइन 30, तो mg की जो वैल्यू है वो है 200 और एफ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 400/f/2, तो इधर पुट कर देंगे नॉर्मल की वैल्यू 400 प्लस में f/2, ये 1/10, तो ये हो जाएगा 20
इधर 20, तो इसको कर देंगे डिवाइड, तो 400/20 प्लस में f/20, 20 प्लस में f, ठीक है, f/20। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 20 प्लस में f/20। अब नोट कर लिए इतने। तो अब आगे देखते हैं। अब इसकी वैल्यू आ गई। अब जो f cos 30 की है, cos 30, उसकी वैल्यू 20/f/2 होनी चाहिए, नहीं? ओके। अब f cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, तो आप इधर इसको एक तरफ ले आएंगे तो f √3/2 माइनस f/20 इज इक्वल टू 20, इधर 20 ऊपर 20 और ऊपर f 10√3 प्लस में माइनस में f। ठीक है, तो इधर इज इक्वल टू 20। अब इधर f कांस्टेंट लेंगे तो 10√3 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 20, तो f इज इक्वल टू 400/10√3 माइनस 1। या तो ऐसे होगा वरना रेशनलाइज कर लेना। तो फिर अब आंसर आ गया। अब एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में आ जाएंगे जब स्लैंटिंग में होता है। ठीक है गाइस, तो ये जो वीडियो थी इसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में थ्योरी हो रही थी। तो फिर अब देखते हैं अब लास्ट वैरायटी ऑफ हॉरिजॉन्टल थिंग। ये मान लो एक दीवार है और उससे एक रस्सी बंधी हुई है एक, और उसके ऑब्जेक्ट से बंधी हुई है जिसका वेट है 100 kg, और उसके ऊपर लग रहा है 20,000 न्यूटन। तो फिर टेंशन बताओ। टेंशन तो नीचे लगेगा न्यूटन और ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा 1000 न्यूटन, और स्टैटिक फोर्स हमें गिवन है 0.1 मान ले, 0.5, और यूके इज इक्वल टू 0.4। और अब करते हैं तो देखते हैं कि ये मोशन में आएगा या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग मोशन में आएगा, पर फॉर्मूला से चेक कर देते हैं। तो FL इज इक्वल टू 0.5 इंटू में 1000, 500 न्यूटन ज्यादा है। तो अब पर ये जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, ये इट इज नॉट स्ट्रेचेबल। तो फिर ये इसे कौन रेस्ट पे रखेगी, कौन सी स्टेट पे रखेगी? रेस्ट पे। तो फिर लगना तो स्टैटिक ही है। तो 500 न्यूटन इधर, तो नेट टेंशन कितना होगा? तो 19,500 न्यूटन इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, स्लैंटिंग वाले। ये थोड़ा अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये वाली, आखिरी। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या होता है, एक थीटा वाले प्लेन के अंदर होता है, इसका मान लेते हैं एंगल 30 डिग्री। 30 तो काफी हमने ले लिया, चलो 45 मान लेते हैं, 45। ठीक है, अब फोर्स बताओ कि ये इधर रेस्ट पे रह जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इधर होगा और इधर होगा फोर्स। मैं बताता हूं कैसे। इधर लगेगा G, ये इधर होगा 45 डिग्री
और ये हो जाएगा mg sin a cos 45, इधर हो जाएगा mg sin 45, ठीक है। तो फिर इस तरफ मूव करना है, इस तरफ फोर्स लगाना है कि नीचे ना जाए, तो ऑब्वियसली इसके रेजिस्ट में फ्रिक्शन लगेगा। तो mg sin 45 प्लस में Fr फ्रिक्शन, और इधर यूएस की वैल्यू गिवन है 0.2, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। जो नॉर्मल फोर्स होगा वो होगा mg cos 45 के इक्वल, 90 डिग्री के अंदर है ना, तो mg cos 45 इसका मान लेते हैं 10 kg मास, तो m इंटू जी cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 100/√2 आ जाएगा ऊपर, 100/√2। आप सोल्व कर दीजिए, 100/√2 ही आएगा, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 100/√2, तो 20/√2 आप ऊपर, ठीक है। तो अब 20/√2, तो इधर इज इक्वल टू F, तभी तो मूव नहीं करेगा। तो फिर mg sin 45, mg कितना है 100/√2 प्लस में 20/√2 इज इक्वल टू फोर्स, तो √2 इधर एलसीएम, 120/√2 इज इक्वल टू फोर्स। इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, 120/√2 इंटू √2/√2, 120/√2 आ रहा है मेरा, तो ठीक है। तो अब ये 60/√2, मैं बताता हूँ कैसे, √2 इंटू √2 2, 120/√2 आ गया। 60/√2 जो है तो फोर्स होना चाहिए कि ये इसी जगह पे रहे। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन वेराइटी या फिर कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर ठोक के करें।